अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाज़रीन। इस हफ्ते के फ़िक्र व नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। 2014 के बाद नई हुकूमत आई थी यहाँ पे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की, और 2024 में फिर से इंतखाबात का सामना है। एक बार 2019 में फिर से एक बार वो जीते थे, और 2024 में ऐसा लगता है कि अब झोली लेके जाने का वक्त आ गया। 10 साल यानी 3650 दिन गुजर गए और बहुत कुछ हो गया 10 सालों में। मेरे सर पे भी बाल थे, वो बाल भी चले गए। लेकिन 10 साल में क्या हुआ, अगर इस पे हम बात करेंगे तो विकास के पप्पा ने एक भले आदमी की बात पर भरोसा किया था और विकास को अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला दिया था। मगर विकास के पप्पा ये नहीं सोचे थे कि अच्छा आदमी सही बोल रहा या फिर इलेक्शन का जुमला था। 15 लाख आएंगे, विकास पढ़ लेगा, पापा मम्मी के बुढ़ापे का सहारा बनेगा, कुछ शायद ऐसा ही कुछ सोचे थे। मगर ना 15 लाख आए, ना विकास पढ़ पाया। उल्टा विकास के पापा जो खर्च लिए थे विकास को पढ़ाने के लिए, वो वापस नहीं कर सके। और अब ऐसा हाल हो गया है कि सर पे छत है, ना पापा के पास जॉब है, और विकास अब फिलवक्त ड्रॉप आउट हो गया है। और साथ में उसे ऐसे आदतों का शिकार हो गया है जो कहा जाता है कि अडानी पोर्ट से हिंदुस्तान में आने वाले जो ड्रग्स थे, उसी शायद वही ड्रग्स की लानत में वो मुब्तला हो गया है। कभी कभी शराब भी पी लेता है, और हो सकता है कि आगे चल के इस शराब के नशे में, निर्भया के ऐसे केसों में वो अगर जेल भी गया तो कोई अचंभे की बात नहीं रहेगी। बहरहाल मम्मी का मंगलसूत्र ख़तरे में आ गया है बकौल झोली वाले बाबा के। ये भी कहा जाता है कि विकास की मम्मी का जो मंगलसूत्र था वो लक्कू भाई शाह के पास गिरवी रखा हुआ है, और अब छुड़ाना नामुमकिन होने की वजह से बेचना पड़ रहा है। और बेचने वाले का नाम है दामोदर दास गोभी है। और ये भी एक ऐसा हो गया है कि मामला पूरा, बहरहाल मंगलसूत्र भी ख़तरे में आ गया है, विकास का कैरियर बर्बाद हो गया है, विकास के बाबा को नौकरी नहीं मिल रही है, विकास बुरी लानतों में मुब्तला हो गया है। बहरहाल जिनके भरोसे पर या जिनकी बात पर एतबार किया, वो भी झोला लेकर तैयार है अब 2024 में जाने के लिए। बहरहाल ऐसा ही कुछ हाल हिंदुस्तान के लोगों का है, चाहे वो नौजवान हो या बच्चे के बाप हो या माँ हो। इन सब को लेकर एक ऐसा डेंजरस सर्कल में हिंदुस्तान की कौम घूम रही है, 144 करोड़ आबादी घूम रही है, जिनको देखकर आज बहुत ज़्यादा रहम आ रहा है। 2024 का मौका है। अभी भी अगर कोई होशियारी से काम लेता है या दानिशमंदी से काम लेता है तो कुछ अच्छे दिन की उम्मीद लगा जा सकते हैं। बहरहाल बात यह है कि झोली वाले बाबा तो जाने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ? अगर जाएंगे कहाँ देखेंगे तो उनके जो दोस्त ऑलरेडी हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो या ललित मोदी हो या मेहुल चोकसी हो या फिर विजय माल्या हो, ये सब लोग हिंदुस्तान छोड़ के, हिंदुस्तान के लोगों का पैसा लेके, हिंदुस्तान के बैंकों का पैसा लेके यहाँ से राह फरार इख्तियार किए हैं। और शायद हो सकता है कि झोली वाले बाबा को, चूँकि झोली लेके फ़कीर आदमी है, झोली लेके कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन शायद 10 सालों में आदत बिगड़ गई है, और जब आराम की आदत पड़ जाती है तो आदमी को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। झोली तो लेके जाएंगे, जब जाएंगे तो शायद उनके लिए हिंदुस्तान के बाहर ही महल बनाने की कोशिश हो रही है। मगर विकास के पापा कहते हैं कि जो कुछ भी हो जाए, झोली वाले बाबा को यहाँ तिहाड़ में ही या यरवाड़ा जेल में या फिर चंचलगुड़ा जेल में डबल बेडरूम में रहने के लिए रोका जाए। विकास के पापा ये भी कहते हैं कि वो, उनका वादा है कि वो रोज़ाना आएंगे, और 15 लाख की तरह नहीं बल्कि बाज़ाब्ता रोज़ाना यहीं पे, ये 3 जगहों पे कहीं पर भी अगर होते हैं तो बाबा को आएंगे और बाबा को खाना देंगे। पानी देने की बात उन्होंने नहीं की है। अलबत्ता हो ये सकता है कि पानी मिलता या पानी नहीं मिलता, या हो सकता है कि जिस तरह 144 करोड़ लोगों को 15 लाख की आस में प्यासा करके झोले वाले बाबा छोड़े थे, वही बदला निकालने के वास्ते शायद वो पानी की बात नहीं कर रहे।
मगर होता यह है कि हिंदुस्तान आज मुल्क तरक्की कर चुका है। हिंदुस्तान में 93 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट है और 120 करोड़ लोगों के पास सेल फोन है। तो क्या हिंदुस्तान के लोग 2024 के इंतखाबात में, ख़ास तौर पे तेलंगाना के लोग, तेलंगाना को जहाँ पे इंटरनेट कैपिटल हाईटेक सिटी होने का दावा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, तो क्या ये लोग दानिशमंदी से काम करेंगे और यूट्यूब पे या अपने इंटरनेट से, अपने सेल फोन से यूट्यूब के ज़रिए जो बातें, सही बातें फैलाई जा रही हैं उस पर एतबार करते हैं, या फिर झोली वाले बाबा के मीडिया की तरफ से जो बात बोली जा रही है उस पर एतबार करते? ये 13 मई को हमें मालूम पड़ जाएगा कि तेलंगाना किस सिमत में जा रहा है। वैसे हम तेलंगाना की बात करेंगे तो तेलंगाना में ये कहा जा रहा है कि तेलंगाना में सीधा रास्त डायरेक्ट मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो गया है। एक आध सीट ऐसी है जहाँ पे टीआरएस नंबर 2 और नंबर 1 के लिए मुकाबला कर रही है, वरना पूरे 16 हलकों में, एक हैदराबाद का हलका अलग है, उसको छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ कि 16 हलकों में 2 हलके अगर निकाल देते हैं तो 14 हलकों में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का मुकाबला होने जा रहा है। ऐसे में अगर हम दानिशमंदी के साथ काम करते हैं, घर के बाहर निकलते हैं और अपना वोट सही पार्टी को देते हैं, यकीनन हमें भी मालूम है मुल्क भर में कौमी सतह पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही मुकाबला चल रहा है। वैसा तेलंगाना में भी बीआरएस की हुकूमत जाने के बाद जो लोग कपड़े बदल कर दूसरे पार्टियों में भाग गए हैं, तो अब यहाँ पर भी तेलंगाना में भी कांग्रेस वर्सेस बीजेपी मुकाबला बनता जा रहा है। और अगर यहाँ पे मुसलमान सही तौर पे अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पे 4-5 क्या बल्कि 6 सीट भी बीजेपी जीत सकती है। ख़ास तौर पे सिकंदराबाद, चिवड़ला, मलकाजगिरी, ये तो शहरी हुदूद में आते हैं। इसके अलावा निज़ामाबाद और करीमनगर के भी इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बीजेपी काफ़ी ज़ोर लगाकर मुकाबला कर रही है। ख़ास तौर पे यहाँ पे ये बात जो दिमाग में रखना चाहिए कि ऐसे हलकों में जहाँ पे आप दानिशमंदी से काम ले सकते हैं, आपकी तादाद, वोटों की तादाद ज़्यादा है, यकीनन मसाजिद से उलमा इकराम, मशाइखीन और कौम के ज़िम्मेदारों ने ये अपील की है कि हमारी वोट की अददी तादाद बढ़ाना चाहिए, या अददी ताकत का इजहार होने के लिए हम बाहर निकल कर वोट डालें। तो इस मर्तबा मैं समझता हूँ कि ये आखिरी जुमा है और पीर को रायदही होने वाली है, तो कम से कम हम इस बात को यकीनी बनाएं कि आप वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। और इन हलकों में जहाँ पे रास्त मुकाबला आप समझ सकते हैं कि आपकी दुश्मन जमात के साथ है। देखिए, एक जमात है जो आग लगाने की कोशिश कर रही है, एक जमात है जो आग बुझाने की कोशिश कर रही है। तो हम यकीनन एक इंसानियत के नाते आग बुझाने वाले का साथ देना चाहिए, और आग बुझाने की कोशिश के लिए चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल सफ़र करने वाला ही क्यों ना हो, अकेला लोग जुड़ते गए और कारवान बनता गया। और ऐसा लग रहा है कि अगर तेलंगाना से यहाँ पे हम जिस पार्टी के उम्मीदवारों को ज़्यादा जिताते हैं उसी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर ये कहा जाता है कि पुराना आंध्र प्रदेश था, इस वक्त मौजूदा तेलंगाना में जिसके अरकान पार्लियामेंट ज़्यादा होते हैं, उमूमन होता ये कि उसी पार्टी की हुकूमत दिल्ली में राज करती है। तो अब हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम कैसा अपने आप को, अपने दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को, मिलने जुलने वालों को, खाली अनजान आदमी को जिससे बस एक आपकी शनासाई है, उन्हें राग़िब करते हैं वोट डालने के लिए। और सही सिमत में अगर हम वोट पड़ता है तो यहाँ पे अगर 14 सीट, जैसा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना कहते आए हैं, रेवंत रेड्डी साहब ये कहते आए हैं कि 14 सीटों पे हम मुकाबला कर रहे हैं और 14 सीट हम जीतने वाले हैं। जीतने के लिए वोट की ज़रूरत पड़ती है और वोट डालने का काम हर इनफरादी आदमी के कंधों पर होता है। जाएं और अपने वोट का इस्तेमाल करें, और अगर सही सिमत में हमारा वोट पड़ा तो हम यहाँ से एक नए हिंदुस्तान को नई हुकूमत देकर अच्छे दिन का आगाज़ कर सकते हैं। बहरहाल यही एक चीज़ है जिसकी
आज अहमियत है, इफादियत है और इसका समर हमें 4 जून को यकीनन हमारे सामने आ जाएगा। बहरहाल बात यही, मैं फिर से अपनी बात में आखिरी बात ये कहकर इस प्रोग्राम को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ कि वोट का सही इस्तेमाल करने के लिए आप जुस्तजू करें, पहल करें। इंशाअल्लाह ताला नई हुकूमत 4 जून को कायम होगी और अच्छे दिन का आगाज़ होगा। बहरहाल इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।